नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर हिंदी का जो हिंदी साहित्य का यूपीएससी का सिलेबस है, हिंदी ऑप्शनल, ठीक है, जिन्होंने ले रखा है तो उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये दूसरा सेशन हमारा होगा, पहला सेशन हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसके साथ में हम इसके पैरेलल जो है वो एथिक्स की क्लास भी चला रहे हैं, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य की क्लास नोट्स हैं जो कि दृष्टि आईएएस की है, ठीक है। उसको वीडियोज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। क्लास नोट्स से हम एक बार देख ले रहे हैं तो सारी चीज़ें वो कन्फर्म हो जाएंगी। तो हम उपन्यास पढ़ रहे थे, उपन्यास के आगे हमने जहाँ पर पिछली क्लास एंड की थी उसी के आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। मध्यकाल का समाज अपनी प्रकृति में सरल था, जिसमें भी सभी लोग ग्रामीण व छोटे समुदाय में रहते थे। यहाँ पे हमने जो एंड किया था पूंजीवाद, मध्यवर्ग तथा उपन्यास का जन्म हम देखेंगे उसी से रिलेटेड करते हुए। तो मध्यकाल का समाज अपनी प्रकृति में सरल था, जिससे सभी लोग ग्रामीण व छोटे समुदायों में रहते थे। उनकी जीवनचर्या नैतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोण में गहरी समरूपता होती थी। ऐसे समाज में लोकगीत, कहानियों और लोकनाट्य जैसी विधाएं प्रचलित थी। महाकाव्य इस दौर की सर्वोच्च विधा मानी जाती थी, जो न सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करती थी, बल्कि समाज को नैतिक सहमति व नैतिक उत्कर्ष से भी जोड़ती थी। वहीं बात करें तो आधुनिक काल के आते ही स्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। विज्ञान तथा वैज्ञानिक क्रांति ने मनुष्य की अलौकिक आस्थाओं को कमज़ोर बना दिया। औद्योगिकीकरण तथा पूंजीवाद की वजह से तेजी से नगरों का विकास हुआ और गांवों के असंख्य लोग रोजगार की तलाश में शहर पहुँचे। यहीं से मध्य वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग ना तो मालिक की तरह अमीर, न ही मजदूरों की तरह गरीब और दुर्दशाग्रस्त था। इसका काम मालिक की ओर से कारखाने की व्यवस्था का संचालन करना था। यह वर्ग अपनी ग्रामीण जड़ों से कट चुका था और शहर में भावनात्मक अकेलेपन तथा मनोरंजन के अभाव से पीड़ित था। इस वर्ग के अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी नई विधा की जरूरत थी, जिसमें कल्पनाएं नहीं यथार्थ हो, जिसका आस्वादन अकेले किया जा सके। चूँकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था और यह वर्ग शिक्षित होने के कारण पाठ्य विद्या का आस्वादन कर सकता था, इसलिए इसके खालीपन को भरने के लिए उपन्यास का जन्म हुआ। भारत के इतिहास में भी उपन्यास का जन्म प्रायः इसी प्रकार हुआ। भारत में अंग्रेजों ने जो नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, नए ढंग की शिक्षा का प्रसार किया, नई तरह की अर्थव्यवस्था शुरू की, उन सब में मध्य वर्ग का विस्तार हुआ। इसी का परिणाम है कि हिंदी के शुरुआती उपन्यासों जैसे देवनागरी, जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु आदि की कथा वस्तु मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। आगे चलकर उच्च तथा निम्न वर्ग में भी उपन्यासों की विषय वस्तु बने, किंतु मध्यवर्गीय की प्रमुखता हर युग में देखी जा सकती है। बात करते हैं उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है। नगरीकरण के साथ ही समाज की संरचना जटिल हो गई, क्योंकि नगर में भिन्न भिन्न परिवेशों तथा भिन्न मूल्यों से संबंधित लोग साथ रहते हैं। जाति, धर्म जैसी संरचनाएं यहाँ टूटने लगी और संयुक्त परिवार बिखर कर एकाकी परिवार में तब्दील होने लगा। इन सभी कारणों से एक ऐसा समाज पैदा हुआ जिसमें समरूपता नहीं, विषम रूपता थी। ऐसे बिखरे हुए समाज को कविता में नहीं, गद्य में ही समेटा जा सकता था। इसी बिंदु पर उपन्यास महाकाव्य का स्थानापन्न बन गया और इन दोनों विधाओं में समानता यह है कि दोनों अपना सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करते हैं। अंतर यह है कि महाकाव्य मध्यकालीन आदर्शवादी तथा काव्यात्मक विधा है, जबकि उपन्यास आधुनिक गद्यात्मक तथा यथार्थवादी विधा है।
इसलिए रॉल्स फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नोवेल एज एन एपिक अर्थात उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया। प्रसिद्ध लेखक फील्डिंग ने भी अपने प्रसिद्ध उपन्यास टॉम जोन्स की भूमिका में उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य बताया। बात करते हैं उपन्यास और यथार्थवाद में संबंध की। पहला, उपन्यास का मूल संबंध यथार्थवाद से माना गया है और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास साहित्यिक रचनाओं के दो प्रसिद्ध वर्ग थे, रोमांस तथा नोवास। रोमांस का संबंध उन रचनाओं से था जिसमें भावुकता, काल्पनिकता व रोमानियत भरी होती थी। इसका विषय सामान्य प्रेम या कोई रोमांचकारी घटना होती थी। वहीं नोवास उन रचनाओं को कहा जाता था जो अपने समय की वास्तविकताओं का यथार्थपरक वर्णन करती थी। बात करें तो साहित्य का यही वर्गीकरण आधुनिक काल तक आगे बढ़ा और यही नोवास आगे चलकर नॉवेल बन गया। ऐसा नहीं है कि उपन्यास अपने जन्म के समय से ही शुद्धतः यथार्थवादी रहा है। कोई भी विधा जब जन्म लेती है तो उसे संक्रमण काल से गुजरना होता है और उस काल में पिछली अवस्था के लक्षण बचे रहते हैं। यही स्थिति उपन्यास के साथ भी रही है और शुरुआती उपन्यास जो पश्चिम में भी और भारत में भी था, जासूसी और काल्पनिक किस्म के थे जिनमें रोमांच का तत्व केंद्र में था। 1739 ईस्वी में विश्व का पहला उपन्यास पामेला छपा जिसके लेखक सैमुअल रिचर्डसन थे। रोमांच के चरम स्तर को छूने के कारण यह इतना अधिक बिका कि आज तक हम कम ही पुस्तकें इसके कीर्तिमान को छू सकती है। जन्म के कुछ ही समय बाद उपन्यास यथार्थवाद से संबद्ध हो गया। 1850 के आसपास अंग्रेजी एवं रूसी साहित्य में ऐसे उपन्यास दिखाई देने लगे जो पूरी तरह यथार्थ को समेटते थे। इसका एक कारण मध्य वर्ग के विकास से संबंधित था। मध्य वर्ग के शिक्षित समाज को सिर्फ कल्पनाओं और रोमानियत से संतुष्ट करना संभव नहीं था। वे पहली बार अपने मूल समाज से विच्छिन्न होकर नगरीय जीवन में अकेलेपन व कई ऐसी समस्याओं को झेल रहे थे कि वे साहित्य में भी उसी जीवन के चित्र को खोजना चाहते थे। इन सब दबावों से उपन्यास को यथार्थवाद से जोड़ा और देखते ही देखते यह जटिल समाज के संपूर्ण चित्र को पेश करने वाला गद्य महाकाव्य बन गया। बात करते हैं हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध की। 1882 ईस्वी में हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ। यहाँ से प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। बात करें तो प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। यही कारण है कि कुछ आलोचक तो हिंदी उपन्यास की शुरुआत प्रेमचंद से ही मानते हैं। थोड़ा विस्तार में देखें तो हम पाते हैं कि आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। इनमें यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था। इनके लेखक उपन्यास के माध्यम से कोई शिक्षा या उपदेश देना चाहते थे। देव रानी जेठानी की कहानी 1870, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1877, परीक्षा गुरु 1882 आदि ऐसे ही उपन्यास है। 1891 ईस्वी से लेकर 1915 तक हिंदी में अय्यारी तिलस्म प्रधान, जासूसी, रोमांस प्रधान एवं उपन्यासों का बोलबाला रहा। किंतु इन सब के बीच ही हिंदी उपन्यास यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने लगा था। प्रेमचंद्र पूर्व युग के उपन्यासकार भुवनेश्वर मिश्र, बृजनंदन सहाय, मेहता लज्जाराम शर्मा आदि हिंदी उपन्यासों को यथार्थवाद की ओर
ले जाने का प्रयत्न शुरू कर चुके थे। भुवनेश्वर मिश्र प्रेमचंद पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास हैं घराऊ घटना 1893 और बलवंत भूमिहार 1896। घराऊ घटना हिंदी का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है, जिसमें मध्य वर्ग के एक साधारण परिवार व्यक्ति के दैनिक जीवन का उसके सूक्ष्म ब्यौरे के साथ यथार्थ और प्रामाणिक चित्र उपस्थित किया गया है। ब्रजनंदन सहाय का सौंदर्योपासक और मेहता लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिक लाल भी इसी दृष्टि से उल्लेखनीय उपन्यास है। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व युग में ही हिंदी उपन्यास यथार्थवाद से जुड़ने का प्रयत्न करने लगा था, किंतु समग्र रूप में इन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन, विश्लेषण और चित्रण नहीं था। हिंदी उपन्यास को ठोस स्तर पर यथार्थवाद से जोड़ने का काम प्रेमचंद ने किया। उन्होंने अपने युग की सामाजिक समस्याओं को कथानक के रूप में अपनाते हुए यथार्थवादी शैली में ही उनकी अभिव्यक्ति की। सेवा सदन से आरंभ हुआ उनका आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद गोदान तक पहुंचकर पूर्णतया यथार्थवाद में परिणत हो गया। प्रेमचंद के बाद यथार्थवाद और हिंदी उपन्यास का रिश्ता अनवरत जारी रहा। प्रत्येक उपन्यासकार ने यथार्थ को अपने उपन्यास में प्रश्रय दिया, भले ही उसका स्वरूप साम्यवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी आदि अलग अलग ढंग का क्यों न रहा हो। यही कारण है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास का इतिहास वस्तुतः यथार्थवाद के विभिन्न प्रारूपों का ही इतिहास है, जिसे सामाजिक यथार्थ, सामाजिक यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवादी यथार्थवाद, स्त्री विमर्श तथा दलित विमर्श जैसी धाराओं के रूप में समझा जाता है। बात करते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास की, यानी हिंदी का पहला उपन्यास। हिंदी उपन्यास की शुरुआत उसी युग में हुई जिसे गद्य के विस्फोट का आरंभिक युग या भारतेंदु युग कहते हैं। इस युग के रचनाकारों ने कई विधाओं का प्रवर्तन किया, जिनमें उपन्यास भी एक है। हिंदी के पहले उपन्यास के संबंध में विवाद है। यह विवाद पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी 1870, मुंशी ईश्वर प्रसाद और मुंशी कल्याण राय के वामा शिक्षक 1872, श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती 1877, लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 के आदि उपन्यासों को लेकर है। अधिकांश विद्वानों के बीच मतभेद भाग्यवती और परीक्षा गुरु को लेकर है। एक मत के अनुसार 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ मदन मोहन की कहानी बताई गई है, जो कुसंगति के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है और फिर एक मित्र के प्रयासों से इस स्थिति से बाहर निकलता है। इस रचना का मूल भाव लेखानुसार यह है कि व्यक्ति को जितनी चादर हो उतना ही खर्च करना चाहिए। कहीं कहीं इसमें नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण तथा निज भाषा की उन्नति जैसे विचार भी दिखते हैं। दूसरे मतानुसार हिंदी का पहला उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती को मानना चाहिए। यह उपन्यास 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हालांकि इसका लेखन संभवतः 1877 ईस्वी में हो चुका था। इसमें भारतीय स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। लेखक ने स्वयं इसका संबंध में लिखा है कि ऐसी पोथी कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। अब यह माना जाता है कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। इस निर्णय के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहले तर्कानुसार किसी रचना का
काल निर्धारण उसके प्रकाशन वर्ष से ही हो सकता है, न कि लेखन वर्ष से, क्योंकि साहित्य वस्तुतः तभी साहित्य बनता है जब वह पाठक तक पहुंचता है। इसलिए परीक्षा गुरु काल की दृष्टि से भाग्यवती से पहले है। दूसरा तर्क यह है कि भाग्यवती में आदर्शात्मक और उपदेशात्मक मानसिकता अधिक है, यथार्थवादी मानसिकता नहीं के बराबर नजर आती है। दूसरी ओर परीक्षा गुरु में भी सुधारवादी मानसिकता मिलती है, पर इसके बावजूद इसमें आधुनिक मानसिकता के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। अतः परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जा सकता है। बात करेंगे हिंदी उपन्यास का विकास के बारे में। देखिए, हिंदी उपन्यास के इतिहास का सामान्यतः 3 चरणों में विभाजन किया जा सकता है। पहला है प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, दूसरा है प्रेमचंद युगीन उपन्यास और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। पहला बात करते हैं प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास की। 1882 से लगभग 1916 ईस्वी तक के युग को हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद्र पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल है, जहां मध्यकाल के आदर्शवाद तथा रोमानियत के तत्व धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और यथार्थवाद के तत्व बढ़ रहे थे। इस युग की वास्तविक भूमिका एक पृष्ठभूमि के रूप में है, जिसने परिपक्व उपन्यास लेखन को आधार प्रदान किया। इस समय 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। पहला सुधारवादी उपन्यास, दूसरा मनोरंजन परक उपन्यास तथा तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास। बात करें सुधारवादी या नैतिक उपदेशात्मक उपन्यास की, तो ये उपन्यास मूलतः धर्म सुधार तथा नवजागरण आंदोलन की प्रेरणा से लिखे गए हैं। इन्हें लिखने वालों में मुख्यतः भारतेंदु मंडल के कुछ लेखक व श्रद्धाराम फिल्लौली जैसे तत्कालीन लेखक शामिल हैं। इन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक पतन व उसके बचाव के उपायों पर काफ़ी लिखा। इसके अतिरिक्त भारतीय नारी व हिंदू जीवन शैली जैसे विषय इन उपन्यासों में प्रमुख रहे। बात करें तो इन रचनाओं में यथार्थवाद का तत्व कम है और आदर्श व उपदेश के तत्व हावी हैं। औपन्यासिक संरचना की दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक नहीं है। इसके कुछ उदाहरण हैं: लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती, राधा कृष्ण दास निःसहाय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान। दूसरा था मनोरंजन परक उपन्यास। इस काल में दूसरे प्रकार के उपन्यास मनोरंजन परक हैं, जिनमें 2 प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है। पहला तिलस्मी अय्यारी उपन्यास तथा दूसरा जासूसी उपन्यास। तिलस्म शब्द यूनानी शब्द टेलेस्मा से बना है, जिसका अर्थ है जादू या इंद्रजाल। अय्यारी अरबी शब्द भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हरफन मौला व जादुई किस्म का व्यक्तित्व। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास जादुई किस्म के कथानक पर आधारित होते थे, जिनमें घटनाओं के कारण कार्य की संगति नहीं दिखती थी। नायक मनुष्य होकर भी अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त होता था और वह अलौकिक तथा अति प्राकृतिक शत्रुओं से टकराता था। ये उपन्यास बेहद रोमांचकारी व कल्पना प्रधान होते थे, किंतु इनमें यथार्थ की छाया नज़र नहीं आती थी। जासूसी उपन्यास का कथानक जादुई तो नहीं होता था, किंतु बेहद रहस्यपूर्ण व रोमांच से भरा होता था। किसी हत्या या अपराध की तहकीकात करते हुए जासूस नायक बहुत से खतरों से खेलकर सच को ढूंढ निकालता था। इस प्रकार के कुछ उपन्यास इस प्रकार है। पहला देवकी नंदन खत्री, जिनके हैं लेखक चंद्रकांता संतति, किशोरीलाल गोस्वामी तिलस्मी महल, गोपाल राम गहमरी सरकटी तलाश और जासूस पर जासूसी।
तीसरे टाइप का जो उपन्यास था वो था ऐतिहासिक उपन्यास। इस युग में तीसरे प्रकार के उपन्यास ऐतिहासिक विषय वस्तु पर केंद्रित थे। यहाँ इतिहास के प्रयोग मुख्यतः दो कारणों से हुआ। कुछ लेखकों ने नवजागरण की चेतना से युक्त होकर इतिहास के गौरवशाली प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण किया और कुछ अन्य लेखकों ने इतिहास का प्रयोग सिर्फ नारी व पुरुष के रोमांस को दिखाने के लिए आवरण की तरह किया। इन उपन्यासों का इतिहास बोध काफ़ी अपरिपक्व है। इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की संरचना काफ़ी ढीली ढाली है। इनका महत्व सिर्फ इसलिए है कि ये उपन्यास इतिहास के प्रारंभिक काल में रचे गए, न कि इसलिए कि ये विशेष गुणवत्ता धारण करते हैं। ऐसे कुछ उपन्यास इस प्रकार हैं। पहला गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी, जिनका उपन्यास है तारा, रजिया बेगम, आदर्श रमणी। दूसरे हैं मिश्र बंधु, जिनका उपन्यास है वीरमणी। और तीसरे हैं बाबू रिजनंदन सहाय, जिनका उपन्यास है लाल चीन। वहीं बात करें प्रेमचंद्र पूर्व युग के प्रमुख उपन्यासों की, तो प्रेमचंद्र पूर्व युग में हिंदी उपन्यास की विशिष्ट उपलब्धियों के तौर पर दो उपन्यासों की चर्चा की जा सकती है। पहला परीक्षा गुरु तथा चंद्रकांता। इन दोनों का परिचय नीचे दिया गया है। परीक्षा गुरु की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिली है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों व दुर्व्यसनों से तौबा कर लेता है। उपन्यास के लाला साहब ऐसी व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं जो सामंतवादी प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं है। उनके चरित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि व्यापार वाणिज्य की ताकतें चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी है और भारत के विकास के लिए उसे ऐसी कुप्रवृत्तियों से मुक्त कराना है। पूंजी का संरक्षण और उसका देश हित में इस्तेमाल उपन्यास की प्रमुख चिंताओं में शामिल है, लेकिन उसमें उस समय के अंग्रेज उपनिवेशवादियों द्वारा भारतीय पूंजी को विदेश ले जाने की समस्या पर विचार नहीं किया गया। यह उपन्यास की एक बड़ी सीमा है। कथावस्तु, केंद्रीय विचार और चित्रण पद्धति को देखते हुए परीक्षा गुरु को उपन्यास की अपेक्षा उपदेशाख्यान कहना अधिक उपयुक्त होगा। परीक्षा गुरु में पात्रों के कार्य व्यापार भी विरल हैं। इस उपन्यास के पात्र कार्यरत कम, वार्तालाप में अधिक संलग्न दिखाई देते हैं। परीक्षा गुरु के पात्र जीते जागते प्राणी न होकर किसी न किसी गुण या दोष के प्रतीक बन गए हैं। वहीं बात करें तो परीक्षा गुरु में ऐतिहासिक दंत कथाओं का भी अधिकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि केंद्रीय विचार उसके दृष्टिकरण तथा चित्रित जीवन में वैशिष्ट्य के अभाव के कारण परीक्षा गुरु उपदेशाख्यान की श्रेणी में आता है, पर पात्रों और उनके कार्य व्यापारों की यथार्थता, वास्तुशिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह उपन्यास अधिक निकट है। दूसरा है चंद्रकांता। चंद्रकांता के बारे में अगर देखें तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें मूलतः एक प्रेम कथा का वर्णन है। यह शुद्ध लौकिक प्रेम कहानी है जिसमें तिलस्मी और अय्यारी के अनेक चमत्कार पाठक को चमत्कृत करते हैं। इस उपन्यास की आधार कथा नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री चंद्रकांता के प्रणय और परिणय की कथा है। बात करें तो वस्तु संगठन में उत्सुकता और कौतूहल की अधिकता
पात्रों के सृजन में विधिक क्षेत्रों से उसका चयन, बातचीत के संवाद, चुनार, विजयगढ़, नौगढ़ आदि की नदियों, तालाबों, खोहों, टीलों, खंडहरों, पक्षियों, वृक्षों आदि का चित्रात्मक शैली में प्रकृति चित्रण, युगीन परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष रूप से अंकन, हिंदी और उर्दू के मेलजोल से बनी बोलचाल की सजीव भाषा तथा आदर्श चरित्रों की सर्जना द्वारा नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा आदि चंद्रकांत उपन्यास की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लेखक के जीवन अनुभव, कल्पना की विस्मयकारी उड़ान तथा कथा निर्माण की अद्भुत क्षमता की परिचायक है। वस्तुतः तिलस्मी एवं अय्यारी के सूत्रों से गुथी हुई प्रेम और रोमांस की यह औपन्यासिक कथा हिंदी के घटना प्रधान रोमांचक उपन्यासों की ऐसी शुभ शुरुआत थी जिसने असंख्य पाठकों को हिंदी भाषा का प्रेमी बना दिया और हिंदी उपन्यास को दृढ़ आधारशिला प्रदान की। बात करते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की, तो प्रेमचंद का आगमन हिंदी उपन्यास के इतिहास में युगांतरकारी घटना है। प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वे अपने बाहरी ढांचे में तो उपन्यास थे, किंतु औपन्यासिक तत्वों और यथार्थवादी दृष्टिकोण के नज़रिए से बेहद अविकसित थे। अभी तक का उपन्यास न तो समाज का चित्र बन सका था, न महाकाव्यात्मकता का स्तर छू सका था और न ही शिल्प की दृष्टि से प्रयोगधर्मी हो पाया था। प्रेमचंद ने सिर्फ 20 वर्षों के अपने लेखन काल में हिंदी उपन्यास परंपरा में आमूल चूल परिवर्तन किया और देखते ही देखते हिंदी उपन्यास समाज का जीवंत दस्तावेज बन गया। पश्चिम में जो संक्रमण काल लगभग 125 वर्षों में फैला हुआ था वह हिंदी में सिर्फ 35 वर्षों में पूरा हो गया, तो इसका सबसे बड़ा कारण प्रेमचंद का आगमन था। प्रेमचंद ने 1916 से 1936 ईस्वी तक लेखन कार्य किया। प्रारंभिक समय में वे नवाब राय के नाम से लिखते रहे। प्रेमा व वरदान इसी काल के उपन्यास हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध उपन्यास लिखे जैसे सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और गोदान। गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात उन्होंने मंगल सूत्र लिखना शुरू किया, किंतु उसे पूरा करने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का परिचय की बात करें तो पहला है सेवा सदन। यह प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों में एक है जिसमें उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार किया। इसके केंद्रीय चरित्र सुमन के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि किसी स्त्री के वेश्यावृत्ति अपनाने के पीछे दहेज प्रथा तथा पति द्वारा तिरस्कारपूर्ण व क्रूर व्यवहार जैसे कारण जिम्मेदार हैं। स्त्री के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर वेश्या बन जाए। प्रेमचंद ने इसमें वेश्याओं को समाज की मुख्य धारा में लौटाने के लिए सेवा सदन की स्थापना का विकल्प प्रस्तुत किया है जो उनके शुरुआती आदर्शवाद से प्रभावित है। इस उपन्यास में सांप्रदायिकता के प्रश्न पर भी संक्षिप्त चर्चा दिखाई पड़ती है। अगला हमारा है प्रेमाश्रय। इसका रचना काल 1918 से 1920 का है। इसमें प्रेमचंद ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया है। बात करें तो ब्रिटिश शासन ने जनता के शोषण के लिए किस प्रकार जमींदार और साहूकार वर्ग को अपना सहायक बनाया हुआ था, इसी शोषणकारी संबंध का पर्दाफाश इस उपन्यास में किया गया है। इसका नायक प्रेम शंकर नामक युवक है जो उच्च वर्ग से संबंधित है। उस पर आधुनिक समतावादी विचारों का इतना गहरा असर होता है कि वह किसानों के हित में अपने आर्थिक हित छोड़ देता है और ग्राम सेवक के जीवन व्यतीत करता है और यह समाधान कुछ काल्पनिक प्रतीत होता है। वस्तुतः शुरुआत में प्रेमचंद पर आदर्शवाद का गहरा प्रभाव था जो इसमें परिलक्षित होता है। रंगभूमि बात करते हैं जो अगला उपन्यास है।
यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास, जिसमें पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता के साथ भारतीय गांवों की शुरुआती टकराहट को प्रस्तुत किया गया है। इसमें विदेशी पूंजीवाद के साथ साथ स्वदेशी पूंजीवाद के आंतरिक शोषणधर्मी चरित्र का खुलासा किया गया है। इसका नायक सूरदास गांधीवादी मूल्यों का प्रतिनिधि है और जो औद्योगिकीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ता है और अपने मानवीय अधिकारों और सत्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करता है। वहीं भरत सिंह, विनय और महेंद्र कुमार तीनों सामंती चरित्र हैं और तीनों ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हैं। इनके माध्यम से प्रेमचंद ने स्वाधीनता संग्राम के वर्गीय चरित्र का प्रश्न उठाया है। अगला हमारा है सुभागी के माध्यम से नारी दमन को प्रस्तुत किया गया है। तो सोफिया के माध्यम से नारी के महान आदर्श को, रंगभूमि को कुछ आलोचकों ने महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। अगला बात करते हैं कायाकल्प, जो कि इनका अगला उपन्यास है। कायाकल्प क्या है? यह 1926 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। इसमें मूलतः सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया गया है और प्रेमचंद दिखाते हैं कि दोनों धर्मों के कुछ स्वार्थी लोग सांप्रदायिक दंगों की आड़ में कैसे अपने सांसारिक हित साधते हैं। उन्होंने हिंदुओं की इस मनोवृत्ति पर भी चोट की है कि किसी मुसलमान द्वारा अपहृत ही अपनी बेटी को अशुद्ध मानकर वापस स्वीकार न किया जाए। इस उपन्यास का नायक चक्रधर है, जो समाज सेवक बनना चाहता है। उसे जमींदार की लड़की मनोरमा से प्रेम होता है, किंतु दोनों का विवाह नहीं हो पाता। बाद में वह सारी परंपराओं को ठोकर मारते हुए एक मुस्लिम परिवार की विधवा से शादी करता है। इसके समानांतर यह कथा पुनर्जन्म की भी चलती रहती है, जिसमें इस उपन्यास को कमजोर बनाया है। अगला हमारा है निर्मला। 1927 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। उदय भानु लाल नामक व्यक्ति अपनी बेटी निर्मला की शादी अच्छे परिवार में करना चाहता है, किंतु उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। निर्मला की शादी 3 बच्चों के बूढ़े बाप तोताराम से हो जाती है। यह शादी सफल नहीं हो पाती और तोताराम के बड़े बेटे मनसाराम और निर्मला से प्रेम की भावना पनपती है और बाप और बेटे में ईर्ष्या पैदा होती है। बेटे उदंड हो जाते हैं और गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। प्रेमचंद की यही दिखाना चाहते हैं कि अनमेल विवाह परिवार की व्यवस्था को भीतर से तहस नहस कर देता है। अगला हमारा है गबन। तो प्रेमचंद ने यह उपन्यास 1930 में लिखा। इसका नायक रमानाथ मध्यवर्गीय युवकों का प्रतिनिधि है, जिसकी आर्थिक स्थिति तो बहुत मजबूत नहीं है, किंतु आकांक्षाएं ऊंची और रंगीन है। उसकी पत्नी जालपा यद्यपि बहुत अच्छी नारी है, किंतु आभूषणों के प्रति उसका गहरा लगाव है। रामानाथ एक बार अपने पत्नी के गहनों की अभिलाषा पूरी करने के लिए सरकारी विभाग में गबन करता है, किंतु पकड़ा जाता है। प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि अनियंत्रित आकांक्षाएं कैसे व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती हैं। इस उपन्यास में उच्च वर्ग के चरित्रों का मानसिक हल्कापन भी दिखाया गया है। मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की दृष्टि से यह उपन्यास बेजोड़ है। अगला हमारा है कर्मभूमि। कर्मभूमि देखते हैं। तो यह उपन्यास 1932 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें कई समस्याओं को एक साथ उठाया गया है। इसका नायक अमरकांत समाज सेवक है, जो समाज सेवा के ऊपरी रूपों से होता हुआ बुनियादी स्तर तक पहुंचता है और हरिजन वर्ग की सेवा को अपना लक्ष्य बनाता है। वह जनता है कि हरिजनों की समस्या का समाधान सिर्फ सामाजिक स्तर पर संभव नहीं है, उसके लिए आर्थिक शोषण से मुक्ति भी जरूरी है। वह महंत के शोषण के विरुद्ध अहिंसक तरीके से लगानबंदी आंदोलन चलाता है, गिरफ्तार होता है किंतु हार नहीं मानता। इसके समानांतर अमरकांत और मुस्लिम लड़की सकीना में प्लेटोनिक प्रेम भी दिखाया गया है, किंतु प्रेमचंद ने उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया है। बात करें तो हृदय परिवर्तन जैसी कल्पना इस उपन्यास में भी है,
किंतु समस्याओं की गहरी समझ के कारण यह उपन्यास के परिपक्व स्तर को छू सका है। गोदान की बात करते हैं। अगला उपन्यास जो कि महत्वपूर्ण है, यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास भी माना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान पर विशेष चर्चा प्रश्न पत्र 2 के पाठ्यक्रम में की गई है। बात करते हैं हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद का योगदान। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की परंपरा को कई स्तरों पर संशोधित व परिमार्जित किया है। उनके योगदान को रेखांकित करते हुए प्रायः कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया है। प्रेमचंद के महत्व या योगदान का आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। पहला, प्रेमचंद ने प्रथम परिवर्तन उपन्यास के उद्देश्य में किया। पहले के उपन्यास मुख्यतः मनोरंजन या उपदेश देने को ही उपन्यास का उद्देश्य मानते थे। प्रेमचंद ने जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों की मनोरंजन प्रियता को चुनौती दी। वह दावा किया कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। वे सिर्फ उपदेश देने को ही उपन्यास का उद्देश्य नहीं मानते। उनके अनुसार उपन्यास का उद्देश्य मानव चरित्रों के यथार्थ का निरीक्षण करना व सामाजिक समस्याओं पर चोट करना होता चाहिए। दूसरा परिवर्तन उन्होंने विषय वस्तु के स्तर पर किया। उन्होंने स्पष्टतः माना कि ऐतिहासिक उपन्यासों या तिलिस्मी जासूसी उपन्यासों की विषय वस्तु समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं के केंद्र में रखा सेवा सदन, जो कि उनका पहला परिपक्व उपन्यास है, वेश्या समस्या का गहरा निरीक्षण करता है। निर्मला में वे अपने अनमेल विवाह, विधवा विवाह जीवन की समस्याओं को उठाते हैं। गबन में वे बताते हैं कि इच्छाओं की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना किस प्रकार नुकसानदायक हो सकता है। तो वहीं कर्मभूमि व प्रेमाश्रय में किसानों की समस्याएं व किसान विद्रोह की झलकियाँ दिखती है। रंगभूमि में वे दिखाते हैं कि किस प्रकार महाजनी सभ्यता अर्थात पूंजीवादी सभ्यता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रही है। इसके नायक सूरदास के माध्यम से वे गांधीवादी आंदोलन की शैली को प्रस्तुत करते हैं। गोदान उनका अंतिम और एकमात्र महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसमें सारी की सारी समस्याएं एक साथ आ गई हैं। होरी के माध्यम से ऋण की समस्या, झुनिया के माध्यम से वैंधव्य की, नोहरी के माध्यम से अनमेल विवाह की समस्या, सोना व रूपा के माध्यम से दहेज, सिलिया के माध्यम से दलित, थानेदार के माध्यम से रिश्वतखोरी व शोषण की समस्या प्रदर्शित हुई है। स्पष्ट है कि प्रेमचंद समाज के वास्तविक जीवन से ही विषय वस्तु उठाते हैं। इसलिए रामविलास शर्मा ने कहा है कि यदि 1916 से 1936 तक का भारतीय इतिहास नष्ट हो जाए तो उसे प्रेमचंद की रचनाओं के आधार पर ज़्यादा प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। प्रेमचंद के तीसरा परिवर्तन उपन्यास में निहित दृष्टिकोण में किया। इससे पहले के उपन्यास या तो आदर्शवाद में डूबे होते थे या फिर रोमांचक, जादुई और सनसनीखेज कल्पनाओं में। हिंदी उपन्यास का यथार्थवाद से गहरा संबंध स्थापित नहीं हो पाया था और प्रेमचंद ने घोषित तौर पर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को चुना। इसके अंतर्गत वे सामाजिक समस्याओं को पूरे यथार्थ में प्रस्तुत करते हैं पर अंत में आदर्शवाद का सहारा लेकर समाधान भी कर देते हैं। यह समाधान प्रियता उनके दृष्टिकोण में गांधी के हृदय परिवर्तन के विचारों से प्रभावित होने के कारण पैदा हुई थी, जिसे वे अंतिम उपन्यास गोदान में ही छोड़ पाए। गोदान में होरी की त्रासद मृत्यु हिंदी उपन्यास की दृष्टि से शुद्ध यथार्थवाद का पहला चरण है, जिसे स्थापित करने का श्रेय प्रेमचंद को ही है। वहीं उपन्यास की शिल्प संरचना में प्रेमचंद ने मुख्यतः 3 स्तरों पर परिवर्तन किया। पहला पात्रों के स्तर पर, दूसरा भाषा के स्तर पर और तीसरा
घटनाओं के स्तर पर। आइए देखते हैं पात्रों के स्तर पर परिवर्तन। प्रेमचंद से पहले हिंदी में चरित्र प्रधान रचनाओं की कोई परंपरा नहीं थी। मध्यकाल में रामचरितमानस जैसे चरित्र प्रधान महाकाव्य थे, किंतु उनका संबंध आदर्शवाद से था। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जिस प्रकार चरित्र प्रधान रचना की ओर बढ़ रहे थे, वैसा ही यात्रा प्रेमचंद ने उपन्यासों में की। इससे पहले कि हिंदी उपन्यास चरित्रों की दृष्टि से कमज़ोर थे और तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के अति प्राकृतिक थे, तो जासूसी उपन्यासों के चरित्र असाधारण। वहीं उपदेशात्मक उपन्यासों में सहज मनुष्य थे जरूर, किंतु वे या तो अच्छे थे या बुरे। इन कृत्रिम पात्रों की संरचना को प्रेमचंद ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पात्रों की भीड़ नहीं जुटाई। जितने पात्र रखे उन्हें भी महत्व के आधार पर रचना में हिस्सा दिया। उनका हर चरित्र अच्छाइयों व बुराइयों का संश्लिष्ट मिश्रण है, जैसा कि जीवन में सचमुच होता है। वे चरित्रों की विशेषताएं बताते हुए न तो मार्क्स की तरह सिर्फ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की हावी करते हैं और न ही व्यक्तिवादियों की तरह चरित्रों को सामाजिक जीवन से स्वायत्त मानते हैं। पात्रों का मनोवैज्ञानिक वर्णन करने में तो वे महापंडित हैं। व्यक्ति व सामूहिक मनोविज्ञान दोनों बेहद खूबसूरत प्रयोग उनके हर उपन्यास में है। प्रेमचंद ने पात्रों को कितना अधिक महत्व दिया है, इसका आकलन इस तथ्य से हो सकता है वे उपन्यास की परिभाषा ही चरित्रों के माध्यम से करते हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार चरित्रों को लेखकीय नियंत्रण व हस्तक्षेप से मुक्त किया और इस संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन है कि मैं चरित्रों को अपने बच्चों के समान समझता हूँ, वह उनकी शुरुआती परवरिश करता हूँ, किंतु किसी भी पिता की तरह मैं नहीं बता सकता कि वे आगे चलकर कैसे बनेंगे। कुल मिलाकर प्रेमचंद ने महाकाव्य के उदांत नायकों की परंपरा को पूरी तरह तोड़कर होरी जैसी सामान्य किसानों को नायकत्व प्रदान किया, जो समाज के आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं देखें अगर भाषा के स्तर पर, तो प्रेमचंद से पहले उपन्यासों की भाषा सहज व साधारण नहीं थी। इसका एक कारण यह था कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली स्वयं संक्रमण काल से गुजर रही थी। दूसरा कारण यह था कि आरंभिक लेखक प्रभावपूर्ण भाषा के नाम पर कृत्रिम व लक्ष्यदार भाषा लिखने की कोशिश करते थे। प्रेमचंद ने भाषा को आतंक का नहीं, संप्रेषण का माध्यम बनाया। आम बोलचाल की भाषा को ही उन्होंने साहित्य की भाषा में रूपांतरित किया और इसके अतिरिक्त पात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुसार उन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया। तीसरा है घटनाओं के स्तर पर, तो प्रेमचंद ने न तो रोमांचक उपन्यासों की तरह घटनाओं की भीड़ को इकट्ठा किया और न ही कारण कार्य संबंध से रहित घटनाओं को स्वीकारा। उनके यहाँ घटनाएं सामाजिक स्थितियों का प्रतीक बनकर आती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो निर्मला का तोताराम से विवाह व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि पुरुष प्रधान समाज में विधवा जीवन की विडंबना का प्रतीक है। इसी प्रकार होरी की मौत सिर्फ होरी की मौत नहीं, शोषण की चक्की में पिसते हुए आम किसान के त्रासद की अंत का प्रतीक है। कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी उपन्यास की शिशु परंपरा को प्रेमचंद ने एक झटके में परिपक्व के स्तर पर पहुंचा दिया। जो विकास सामान्यतः गति से संभवतः 1 शताब्दी में होता, उसे उन्होंने 2 दशक में ही पूरा कर दिया। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार हमारा अगला टॉपिक होगा। इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।